तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से आप लोगों का जो सेशन चलेगा वो इस पूरे वीक जीएस का सेशन चलेगा। पहले 3 दिन हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री की क्लासें देखेंगे जो हमारा मौर्य साम्राज्य था उससे आगे को, और एक क्लास आपकी हिंदी वाली आएगी जिसमें मैं हिंदी में आपका जो साहित्य वाला पोर्शन चल रहा है उसके 2 या 3 नाम और बचे हैं जो हमने कवर करने हैं। इस हफ्ते वही चलेगा। नेक्स्ट वीक आपकी उत्तराखंड शुरू होगी फिर से, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। तब तक मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग जितने भी न्यू लोग हैं उत्तराखंड की कंप्लीट कर लेंगे एक हफ्ते में वीडियोस। ठीक है, आने वाले संडे का जो लाइव क्विज टॉपिक होगा वो मैं आपको कल दे चुका हूं, फिर से आप लोग सुन लीजिए। आपको पूरे उत्तराखंड की हिस्ट्री कवर करनी है परीक्षावाणी और मेरी वीडियो से, साथ ही साथ देहरादून डिस्ट्रिक्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसी के साथ कंप्यूटर के सेक्शन में आपको जो फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाते हैं उसमें, तो कंप्यूटर में लूसेंट कंप्यूटर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, तो वहां से आपको कंप्यूटर के फुल फॉर्म पढ़ने होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी की जितनी क्लासें आ रखी मूल अधिकारों तक आपको वो भी कवर करना होगा मेरी वीडियो से, प्लस आप जिस भी किताब से पढ़ते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों का आने वाले संडे का लाइव क्विज टॉपिक होगा। चलिए आज से हम लोग क्या करेंगे, इंडियन पॉलिटी की प्रॉपर क्लासेस शुरू करेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मानते हुए कि आपने आज तक की क्लासेस को कवर कर लिया है, वहां से हम लोग आज से क्या बढ़ेंगे, आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए मूल कर्तव्य, जिसको आप लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब देखिए ये जो चैप्टर है इससे पहले एक और चैप्टर है उसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। वो मैंने छोड़ा है, वो कल यानी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वो इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि मूल अधिकार मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो मूल कर्तव्य उसी से क्या करता है, मैच करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट के साथ साथ ही चलता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। देखिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है। ठीक है, वो सुन लीजिए। देखिए हम लोगों को क्या किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान ने हमें कुछ राइट दे रखे हैं, कुछ अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, और वो अधिकार क्यों दिए हैं, नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि लोग जो हैं यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे नागरिक रहते हैं, जो सिटीजन रहते हैं, उनकी स्वतंत्रता को कोई हनन न कर सके, इसलिए हमने फंडामेंटल राइट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये बताइए, जब आप लोगों को राइट दे दिया, आप लोगों को कोई घर में बहुत अधिकार दे दिए और आप लोगों का कोई कर्तव्य ही नहीं है, कोई ड्यूटीज ही नहीं है, तो क्या फायदा उन राइट का। ठीक है, तो चीजें बैलेंस कब होती हैं, जब किसी को आप राइट देंगे साथ ही साथ आप उसको कुछ ड्यूटीज भी देंगे, या आप किसी को बहुत ज्यादा ड्यूटीज दे दो, कुछ कर्तव्य दे दो और उसको कोई अधिकार ही नहीं है। ठीक है, वो कुछ करने के लायक ही नहीं, कोई राइट ही नहीं दे रखा, उसको ड्यूटीज ही ड्यूटीज दे दी, तो ऐसा नहीं चलता है। इसलिए राइट और ड्यूटीज का होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो जितने भी देश हैं वर्तमान में, राइट तो सभी कंट्रीज ने दिया है, यानी फंडामेंटल राइट आप देखोगे अधिकांशतः देशों में दिखता है, चाहे भारत हो, अमेरिका हो या अदर कंट्रीज हो यूरोपियन, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज हर राष्ट्र में नहीं देखने को आपको मिलेगी। जैसे इंडिया में तो देखते हैं, क्योंकि इंडिया ने किससे लिया है, जो पूर्व में एक सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत संघ का मतलब हुआ जो रशिया कंट्री है वो, और उसके साथ बहुत से राष्ट्र हुआ करते थे, इनका एक यूनियन हुआ करता था जिसको पहले सोवियत संघ बोला जाता था। ठीक है, 1991 में वो टूट गया, उसके बाद रशिया अलग कंट्री बन गई और सब ऐसी क्या बने, उसके साथ उसके आसपास के अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बने। ठीक, अब देखिए जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले इसमें आप हेडिंग डालिए संवैधानिक उपबंध यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी जिसको आप प्रावधान बोलते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपबंध, संवैधानिक उपबंध। ठीक है, संवैधानिक उपबंध, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, यानी इसका अर्थ हुआ संविधान में क्या क्या इसमें लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल सीपी लिख दिया। ठीक है, प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब क्या हुआ, संवैधानिक उपबंध। प्रोविजन कहते हैं ना, इसका ये प्रोविजन है, प्रावधान है जिसको आप लोग बोलते हैं। तो संवैधानिक उपबंध यानी संवैधानिक उपबंध का ये मतलब हुआ कि संविधान के अंदर इस मूल कर्तव्य के बारे में क्या क्या कहा गया है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत मजा आएगा आपको नेक्स्ट टाइम जब मेरी पॉलिटी की क्लास आएंगी, क्योंकि मैं वहां से कार्यपालिका शुरू करूंगा। बहुत बेहतर तरीके से आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, ये सब चीजें सीखेंगे, और गारंटी के साथ मैं आप लोगों को कह सकता हूं आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखिए बहुत हल्का चैप्टर है और क्वेश्चन इससे आता ही आता है। इसके नोट्स आज ही बना लेना, लूसेंट के स्तर से भी इसको आज ही आप लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। देखिए संवैधानिक उपबंध का मतलब यह है कि संविधान में इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए। ठीक, पहली बात ये याद रखना, जब हमारा संविधान बना था स्टार्टिंग में 1950 में बनकर तैयार हुआ था, उस समय ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं हुआ करती थी। तो आपको ये याद रखना है कि मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी।
ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे मूल संविधान में नहीं था, ठीक है, मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। आप लोग पूरा पॉइंट लिखना, मूल संविधान में शामिल नहीं था। यानी इसका क्या मतलब है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे वो स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, उस समय ये चीजें उसमें नहीं थी। अब बताइए जब कोई चीज नहीं थी तो बाद में इसको इंक्लूड किया होगा, वर्तमान समय में इसको इंक्लूड किया गया है। तो हुआ क्या था, जब देश में आपातकाल लगा था 1975 के आसपास, तो उस समय इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, जैसे लोगों के अधिकारों का तो हनन हो रहा था, क्योंकि इमरजेंसी में क्या होता है, राइट छीन लिए जाते हैं, जो आपको राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, बहुत से अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो जब अधिकार छीने तो एक कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई, उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। यानी सरदार स्वर्ण सिंह एक समिति हुआ करती थी जिसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे, उसमें कुछ और मेंबर थे। उनको ये गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, मूल अधिकारों का हनन हुआ है, मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों पे आप लोग क्या बात कहेंगे, इसके लिए एक रिकमेंडेशन देने के लिए एक समिति बनाई जिसका नाम था सरदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिखना है, स्वर्ण सिंह समिति यानी कमेटी बोलते हैं, ठीक है, की सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन की सिफारिश पर, ठीक है, सिफारिश पर। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसकी सिफारिश पर, यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो मूल कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो किस कमेटी की सिफारिश पे इंक्लूड किए गए हैं, आप बताओगे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे। आपसे अगर क्या पूछेगा कि क्या मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो थे वो मूल संविधान में थे, आप कहोगे नहीं थे, ठीक है। तो इस कमेटी ने एक सिफारिश दी गवर्नमेंट को और कहा कि राइट तो आपने लोगों को दिए हैं, तो लोगों से कुछ कर्तव्य भी लीजिए, ताकि उनको क्या होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि कर्तव्य भी कोई चीज है, यानी ड्यूटीज भी आप लोगों की हैं, सिर्फ राइट ही आपको नहीं मिलेंगे, आप लोगों को इस देश के प्रति कुछ ड्यूटीज भी होगी, ठीक है। तो सही था, इसने जब कहा कि ये करो तो गवर्नमेंट ने तुरंत क्या किया, एक संविधान में संशोधन किया और इसको संविधान में इंक्लूड कर दिया, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया। अब जब कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती है ना, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। संविधान में अगर कोई भी हेरफेर हो रहा होगा या कोई चीज इंक्लूड करो या कोई चीज हटाओ, तो उसके लिए क्या किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है। जब संविधान में संशोधन करने की बात आई तो इसको इंक्लूड करने के लिए भी कोई ना कोई संशोधन हुआ होगा, उस संशोधन का नाम है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा लिख दो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जो मूल कर्तव्य है इनको संविधान में शामिल किया गया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर इज द फंडामेंटल ड्यूटीज वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपसे पूछता है तो आप बताओगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा इसको इनमें संविधान में इंक्लूड किया गया। अब जब इसको इंक्लूड किया होगा, कोई तो पॉइंट ऐड किए होंगे, कुछ तो उसमें डाला होगा, तो इन लोगों ने क्या किया, जब संविधान में नई चीज जुड़ती है मतलब कोई, तो एक नया भाग भी जुड़ता है। उसके लिए जो भाग जोड़ा गया, देखिए 3 में क्या था, मूल अधिकार, 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो 4 का ए यानी 4 का क उसमें जोड़ा गया, तो नया भाग जो है उसका क्या बताओगे आप लोग, 4 का क, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है मूल कर्तव्य किस भाग में है, एक नया भाग जोड़ा गया जिसको बोलते हैं 4 क यानी 4 का ए, ठीक है। और संशोधन कौन सा था बताया, 42nd, जिसके द्वारा इसको इंक्लूड किया गया 1976, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया गया, एक नया भाग जोड़ा गया 44 का क 1976 42nd के द्वारा, और उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी उसको इंक्लूड किया गया। उस समय कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, 10 जोड़ी गई थी, ठीक है, 10। तो आपको ये पूछते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, 10 को किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया, पूछता है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कौन सा नया भाग जोड़ा गया पूछता, तो भाग 4 का क, ठीक है। तो अब सीधे सीधे बताइए मूल कर्तव्य किस भाग में, 4 के क में यानी 4 का ए। मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, उसका आंसर ये। और जब संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितने जोड़े गए पूछता है, तो 10, यानी कितने, 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। मूल
कर्तव्य, ठीक है, क्या किए गए, शामिल किए गए। अब देखिए 10 मूल कर्तव्य शामिल तो आपने कर दिए हैं, तो उसके लिए एक और चीज हुई थी, उसमें क्या हुआ था, बाद में गवर्नमेंट ने एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और उसके तहत एक नया फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल कर दिया गया, और वो जो संशोधन था वो 86 पोजीशन पे था, यानी 86वां संविधान संशोधन था सन 2000 में, उसके 2002 में उसके द्वारा एक और नया संविधान मतलब क्या किया गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसको क्या बोलते हैं, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ना, यानी 6 to 14 ईयर के जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो मदर फादर होंगे, यानी माता पिता या कोई संरक्षक जिसको आप गार्जियन बोलते हैं, उनकी ये ड्यूटीज होगी कि उन बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज दे, यानी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दे, ना कि उनको लेबरी वगैरह घरेलू काम में लगाए रहे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बाद में 86th संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, ठीक है, द्वारा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज एफडी यानी मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वाला, और ये क्या था, इसको का आंसर लिख लीजिए आप इससे आगे डैश करके, 6 to 14, 6 से 6 to 14 14 साल के जो बच्चे होते हैं, ईयर ओल्ड जो होते हैं, साल के बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान, ठीक है। कौन प्रदान करेगा, कौन देगा उनको शिक्षा का अवसर, चाहे माता हो, पिता हो या उनके गार्जियन यानी संरक्षक हो, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां क्या जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे, उनके जो माता पिता या संरक्षक होंगे, 6 to 14 ईयर ओल्ड जो स्टूडेंट या बच्चे होते हैं, उनके माता पिता या संरक्षक लिख देना, ठीक है, माता पिता, मदर फादर या गार्जियन, ठीक है, संरक्षक, इनका क्या काम होगा, उनको शिक्षा का अवसर देना, यानी एक अपॉर्चुनिटीज देना, उनको पढ़ने का मौका देना होगा इनको, ठीक है। तो अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछता है कि कितने मूल कर्तव्य हैं, आप बताओगे 11 हैं, ठीक है। और जो जब संविधान संशोधन हुआ था तब कितने थे पूछता है, तो आप बताओगे 10। और अगर आपसे पूछता है 11वां मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया, आप बताओगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो माता पिता और जो गार्जियन होंगे, उनको शिक्षा का अवसर देंगे, एक अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन की देंगे, ठीक है। ये क्या था आपका, तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में ये किया गया था। ये तो क्या था आपका संवैधानिक उपबंधी इसका मूल कर्तव्य का हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए जो मूल कर्तव्य है, याद रखना ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में अगर आप जाओगे कि किसी के मूल कर्तव्य को आप इंक्लूड मतलब जबरदस्ती कहोगे न्यायालय से कि ये मूल कर्तव्य नहीं मान रहे, फंडामेंटल ड्यूटीज ये अपनी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसको दंड दो, तो ऐसा न्यायालय मना कर देगा। जैसे जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो क्या है, प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब होता है इनफोर्सेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है वो क्या होता है, प्रवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, यानी इनफोर्सेबल नहीं है, ठीक। तो लिख लीजिए मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, प्रवर्तनीय नहीं है। तो प्रवर्तनीय क्या होता है, इनफोर्सेबल, ठीक है। इनफोर्सेबल मतलब कि इसको फोर्स नहीं किया जाएगा न्यायालय के द्वारा कि हाँ इसको इंक्लूड करो, और अगर ऐसा भी नहीं है कि न्यायालय इसको दंड देगा, किसी को सजा देगा कि आपने ये मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया है, तो याद रखना ही न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। जबकि मूल अधिकार क्या है, इनफोर्सेबल है, जो फंडामेंटल राइट है वो इनफोर्सेबल है यानी प्रवर्तनीय है, जबकि मूल कर्तव्य जो है परिवर्तनीय नहीं है। ये पॉइंट भी याद रखना। अब देखिए अगर आपसे पूछता है मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, आप बताओगे सोवियत रूस से, ठीक है। सोवियत संघ कहते थे पहले, सोवियत रूस से लिए गए हैं, ठीक है। ये भी आपको आना चाहिए, लिए गए हैं, ठीक। ये किससे लिए गए, सोवियत रूप से। अब देखिए बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, 1999 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था वर्मा समिति। और वो वर्मा समिति क्यों बनाई थी कि कैसे इस फंडामेंटल राइट का ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेशनलिज्म कहते हैं जिसको, ठीक है, यानी प्रचालन जिसको कहते हैं। तो 1999 एक कमेटी बनी थी वर्मा समिति, ठीक है। ये क्यों बनाई गई थी, ये बनाई गई थी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एफडी के प्रचालन हेतु,
प्रचालन, प्रचालन को हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिए, आप क्या कहते हैं, ऑपरेशनलिज्म कहते हैं, ठीक है। यानी उसका ऑपरेशन यानी ऑपरेशनलिज्म कहेंगे। तो एफडी यानी फंडामेंटल ड्यूटी के प्रचालन के लिए वर्मा समिति 1999 में बनाई गई थी, और इसने ये कहा था कि जो जैसे इसने मेनली जो रिकमेंडेशन की थी वो पर्यावरण के बारे में कही थी, जो एनवायरमेंट है, और ये कहा था कि जो एनवायरमेंट है उसको कंजर्व करना, उसको संरक्षित करना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनको भी क्या करना होगा, पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है। तो डैश करके लिख लीजिए, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण सरकार प्लस नागरिकों का, दोनों का कर्तव्य, ठीक है, सरकार प्लस नागरिक कर्तव्य है, ठीक है, नागरिक कर्तव्य। मेनली इसने इस बारे में बात कही थी। तो अगर आपसे पूछता है वर्मा समिति 1999 में किससे संबंधित थी, आप क्या कहोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रचालन यानी ऑपरेशनलिज्म से संबंधित थी। और इसने क्या कहा था, जो पर्यावरण संरक्षण है वो सिर्फ सरकार का ही काम नहीं होगा, वो नागरिकों का भी काम होगा, ठीक है। ये तो क्या थी बेसिक आइडिया फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, 11 ड्यूटीज हैं, उसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। देखिए जो हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है नहीं है, और आपको इसको रटना नहीं है, ठीक है। रटने का मतलब एक बार बताओ, नॉर्मल सी चीज होंगी, जो पॉजिटिव चीज होंगी वही तो फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी भाई। ऐसा नहीं कि इसको रटने में लगे रहो, 11 के 11 याद करो। आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज ये चीज होती है, ठीक है। और सिर्फ कभी कभी उसका सीरीज पे नंबर पूछ सकता है कि कौन से वाले पोर्सन, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज ये है, क्योंकि 11 है, 11 मेन मैं आपको बता देता हूं। देखिए कैसे इसको याद करना है, कैसे इसको दिमाग में बैठाना है। पहला देखिए, जब संविधान बन रहा होगा तो सबसे पहली चीज वो संविधान के बारे में ही कहेंगे कि लोग यहाँ के जो हैं, जो भी नागरिक हैं, उसको क्या करना होगा। जो संविधान है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी संस्थाएं हैं, जैसे चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जितने भी फाइनेंस कमीशन, यानी जो भी संस्थाएं हैं उसके अंदर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो भी संस्थाएं हैं। इसके अलावा हमारा जो राष्ट्रगान है, हमारा मतलब नेशनल एंथम हो गया या राष्ट्र ध्वज हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, इसका क्या करना है, सभी को आदर करना है, ठीक है। तो पहला फंडामेंटल ड्यूटी तो नॉर्मल है कि क्या क्या, एक तो आप संविधान का, ठीक, संविधान। दूसरा इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा जो यहां राष्ट्र ध्वज है या राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, ठीक है, राष्ट्र ध्वज और ये नेशनल एंथम ये हो गया, और राष्ट्र ध्वज क्या होगा, नेशनल फ्लैग। इसका क्या करना है, सभी लोगों को आदर करना है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, इसका आदर तो करोगे ही, नहीं करोगे कुछ करके दिखाओ तो गवर्नमेंट बता देगी हम क्या चीज है, ठीक है। तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशंस को आपको उसकी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो भी नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इसका आप सभी लोगों को क्या करना है, आदर करना है, पहली चीज, ठीक है। पहला ही फंडामेंटल ड्यूटी ये डाल रखे हैं। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, देखो हम लोग किसके अधीन थे, ब्रिटिश के अधीन थे। अब संविधान बना, ये चीजों का आप लोग आदर करोगे। अब उनने पीछे की ओर गए, क्योंकि उस टाइम जो थे, जो संविधान निर्माण कर रहे थे, वो ब्रिटिश से लड़ते हुए आए थे, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सीधे सीधे उन्होंने दूसरा पॉइंट यही इंक्लूड किया कि इस राष्ट्र को जिसने स्वतंत्रता दिलाई, यानी स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श हैं, उसको आप अपने हार्ट में हमेशा जिंदा रखना, और उनने जो जो चीजें की है उसको हमेशा अपने दिल में क्या रखना, जीवित रखना, ठीक है। यानी आप क्या बताओगे, स्वतंत्रता को, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले लोग थे, उसको आप लोग हमेशा अपने दिल में बसाना है और उसके पालन करना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दूसरा लिखो, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए जिसने भी नेशनल मूवमेंट चलाया था, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को जिसने भी प्रेरित किया था, यानी मोटिवेट किया था, प्रेरित करने वाले जो भी आइडल होते हैं, जो भी आदर्श है, ठीक है, आदर्श को हृदय में रखना है, अपने दिल में रखना है, ठीक है, हृदय में शामिल यानी हृदय में रखना है वाली बात, ठीक है, ठीक, इस टाइप से कोई, ठीक। देखो स्वतंत्रता के लिए जो हमारा स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी, हम स्वतंत्र होना चाहते थे ब्रिटिश से, उसके लिए जो भी नेशनल मूवमेंट हुआ था, उसको जिसने भी मोटिव किया था, जिसने भी आगे बढ़ाया था, जो जो कंडीशंस बनी थी, उन सबको आपने क्या करना, अपने दिल में रखना है और उसको हमेशा अपने जीवित रखना है, उन लोगों का आदर करना है, वो अपने आदर्श बनाने हैं आप लोगों को, जिसने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, ठीक है। ये तो क्या हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होगा, देखिए
अब जो भारत है, हमारा जो देश है, वो क्या है, एक सोवरेनिटी कंट्री यानी सोवरेन राष्ट्र है, यानी जिसको आप हिंदी में संप्रभु बोलते हैं, इंग्लिश में उसको सोवरेनिटी बोलते हैं यानी सोवरेन बोलते हैं, ठीक है। तो भारत की संप्रभुता या उसकी जो यूनिटी है यानी एकता, या जो उसकी अखंडता है यानी भारत खंडित नहीं होगा, भारत नॉन डिवाइडेबल है, टूटेगा नहीं, ठीक है। यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करनी है, आपको रक्षा करनी है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, संप्रभुता, सोवरेनिटी, ठीक है। इसके अलावा एकता ऑब्लिक अखंडता की रक्षा, ठीक है, की रक्षा, इसको डिफेंस करना है आपने, याद रखना। क्या होगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि मूल कर्तव्यों का कौन सा मूल कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा की बात करता है, आप बताओगे मूल कर्तव्य 3 होगा, ठीक है। थर्ड वाला यही है कि उसकी सोवरेनिटी, उसकी यूनिटी, उसके जो नॉन डिविजिबल है या उसकी क्या करना है, आपको उसको डिफेंस करना है, उसकी रक्षा करनी है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा देखिए, कभी देश में हो सकता है युद्ध वगैरह हो, अगर युद्ध वगैरह होता है तो आपको देश की रक्षा करनी होगी, और अगर बुलाया जाता है तो आपको राष्ट्रहित में आना होगा यानी राष्ट्र सेवा में आना होगा। तो अगला क्या होगा, राष्ट्र की रक्षा, ठीक है, राष्ट्र की रक्षा, और बुलाए जाने पे या आह्वान किया जाने पर, ठीक है, और बुलाने पर राष्ट्र की सेवा, ठीक है। अगर आपसे कहीं युद्ध वगैरह हो गया तो आप लोग क्या करेंगे, राष्ट्र की सेवा में अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आप लोग आगे आएंगे, ये आपकी ड्यूटीज है। बुलाया जाएगा, आह्वान किया जाएगा, सभी युवकों से आह्वाहित किया जाता है कि आप लोगों के साथ या आप लोगों को राष्ट्र सेवा में आगे आना है। नहीं आओगे तो ऐसा नहीं कि आपको न्यायालय में दंड मिलेगा, वो पहले ही कह दिया मैंने आपको, इसमें ये प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। ये एक प्रकार के आपकी ड्यूटीज है, आपको ये किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, जो हमारा देश है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपको क्या करना है, उसमें भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है, यानी भाईचारे को बढ़ाना है, यानी भ्रातृत्व की जो भावना होती है, जो भाईचारा होता है, उसको बढ़ाना है। इसी के साथ साथ जो भाईचारा होगा वो इस आधार पे विभाजित ना होगा कि ये इस धर्म का है, ये इस वर्ग का है, ये इस भाषा का है या इस क्षेत्र का है। इस आधार पे कोई भी आप लोग क्या नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे, और ऐसी प्रथाओं का यानी ऐसी चीजों को आप लोग त्याग करोगे जो स्त्री सम्मान के खिलाफ हो, ठीक है। तो आप लोग अगला पॉइंट लिख लीजिए, भ्रातृत्व की भावना का विकास, की भावना का विकास, ठीक है। भाईचारा का मतलब, ठीक है, जो कोई किस धर्म का है, धर्म, भाषा या कोई प्रदेश, यूपी का है, बिहार का, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है। या वर्ग, किसी खास कम्युनिटी का है तो, ठीक है, वर्ग के भेदभाव से परे हो, ठीक है, के भेदभाव से परे हो, ठीक है। और ऐसी प्रथाओं का, ऐसी चीजों का आप लोग क्या करोगे, त्याग करोगे, उन चीजों को छोड़ोगे जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो, यानी महिला प्रतिष्ठा के खिलाफ हो, ठीक है। तथा ऐसी प्रथा का त्याग, ऐसी प्रथा का त्याग जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो, जो स्त्री यानी महिलाओं के जो सम्मान है, स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। ये भी याद रखना, भ्रातृत्व की भावना को आप लोग विकास करोगे, लेकिन वो जो भावना होगी ऐसे आधार पे आप लोग विभेद नहीं करोगे कि ये खास कम्युनिटी का है या किसी खास धर्म का है या किसी खास रीजन या क्षेत्र का है। ऐसे हम नहीं कर ये भेदभाव कर रहे हैं, और उन सब चीजों को हम लोग छोड़ेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो। ये भी आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। ये कितने हो गए आपके, 5 हो गए। अगला आप लोग नोट कीजिए होगा, देखिए जैसे आप लोगों ने 5 पढ़े, उसके आगे को क्या है, एक जैसे हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, हर किसी का अपना एक कल्चर है। उस कल्चर को आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और उसको समझने के साथ साथ उसको प्रिजर्व करना है, यानी उसको कंजर्व करना है, उसको संरक्षित करना है, उसको आगे बढ़ाने का आपको क्या करना है, प्रयास करना है। तो अगला लिख लीजिए, हमारी गौरवशाली जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको समझें आप लोग, और उसको क्या करें, आप लोग परिरक्षित करें, यानी परिरक्षण उसका करना है, ठीक है। तो अगला क्या लिखोगे, गौरवशाली संस्कृति को समझें, गौरवशाली संस्कृति, ठीक है, कल्चर को अंडरस्टैंड करें, यानी को समझें, वो उसका क्या करें आप, परिरक्षण करें, उसका परिरक्षण या उसको कंजर्व करें, जो भी कहते हैं, या उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है,
उसका परिरक्षण करें। ये भी हमारा एक क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। याद रखना, बहुत बेहतर तरीके से आपको आगे वाली क्लासेस मिलेंगी पॉलिटी की, गारंटी के साथ कर रहा हूँ। उंगलियों में छप जाएगी आपकी पॉलिटी जहाँ से मैं कार्यपालिका पढ़ाना शुरू करूँगा, क्योंकि मेन चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ वहीं से शुरू होती है। और ये क्या होते हैं, ये संविधान के ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको ऐसे ही समझना पड़ता है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाद वाला क्या है कि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ठीक, अब देखिए इसके अलावा आगे क्या होगा, जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है, यानी आप लोग जिसको आप क्या कहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी जो नेचर है हमारा, जिसके अंदर आप किसको शामिल कर सकते हैं, वन को शामिल करेंगे, जो भी हमारा फॉरेस्ट का इलाका है, जो भी लेक वगैरह है यानी झील वगैरह है, या जो नदी है, रिवर वगैरह है, या जितने भी वन्य जीव है, वनों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको क्या करना है आपने, उनकी रक्षा करनी है, उनके प्रति दयावान रहना है, मतलब उनको मारना नहीं है, प्राणी जगत का भी आपको सम्मान करना है। अब ऐसा नहीं कि जंगलों में जाके पेड़ काट के आ रहे हो, जानवरों को मार रहे हो, ये आपके ड्यूटीज हैं कि आपको उसको समझना है। ठीक है, तो अगला लिख लीजिए, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें क्या क्या आएगा, देखो वन, झील, नदी और वन्य जीव। ठीक है, जो वनों में जीव पाए जाते हैं। ठीक, वन, झील, नदी, वन्य जीव, ये जो इसके अंदर आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, आपको इनकी क्या करनी है, रक्षा करनी है, की रक्षा। और जो प्राणी जगत है उसके प्रति आपको क्या रहना है, दयावान रहना है। याद रखना, उनके प्रति आपको क्या रखना है, दयावान। तथा प्राणी मात्र या प्राणी जगत, ठीक है, के प्रति दयावान, ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा और प्राणी मात्र के प्रति आपको क्या रहना है, दयावान रहना है। ये भी हमारे आपकी ड्यूटी है। ठीक, अब देखिए इसके अलावा क्या होगा, अब हमारे देश में क्या, किसी भी कंट्रीज में थोड़ा सा पुरानी विचारधाराएं होती हैं जो बिल्कुल ही इलॉजिकल होती हैं, कोई उस पर लॉजिक नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता है, उसका भी निषेध करता है और ये कहता है कि आप लोगों को साइंटिफिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। यानी व्यू जो होने चाहिए आपके, वो साइंस के बेस्ड होने चाहिए, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए। इसके साथ साथ आपने मानवता की बात करनी है, यानी मानव, ह्यूमन की भलाई कैसे हो उसकी सोचनी है, ये नहीं कि दूसरे लोक में क्या हो रहा है उसका नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद की सोचनी है और ज्ञान को अर्जन यानी नॉलेज को गेन करने का आपको क्या करना है, लगातार तत्पर रहना है, उसके क्षेत्र में आपको सुधार करना है। ठीक है, तो अगला लिख लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद। ठीक है, और ज्ञानार्जन, यानी ज्ञानार्जन मतलब नॉलेज को ज्ञान गेन करना है। ठीक है, ज्ञानार्जन तथा सुधार, चीजों में सुधार की प्रक्रिया। ठीक है, सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली बात की प्रक्रिया को आगे ले जाना है। ठीक है, हमने इस चीज को याद रखना। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यूज जो होनी चाहिए आपकी साइंटिफिक होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी की आप लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो नॉलेज होगा उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसको लगातार इंप्रूवमेंट उसमें करेंगे। ये भी आपकी क्या होगी, एक फंडामेंटल ड्यूटीज होगी। साथ ही साथ एक अन्य फंडामेंटल ड्यूटीज है नेक्स्ट, जो हमारी जो सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं, यानी जो पब्लिक यूटिलिटीज होती हैं, जो सार्वजनिक रूप से, जैसे कोई पार्क है या कोई सड़क है या जो गवर्नमेंट ने बना रखी है पब्लिक के लिए, कुछ भी चीज बना रखी है जिसको सार्वजनिक संपत्तियां कहते हैं, उसको आपने सुरक्षित रखना है और हिंसा से भी आपको क्या रहना है, दूर रहना है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए अगला, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है और की रक्षा प्लस हिंसा से भी क्या रहना है, दूर। वायलेंस से क्या रहना है, आपको दूर रहना है। ठीक है, हिंसा से भी दूर रहना है। ये भी आपकी क्या होगी, फंडामेंटल ड्यूटीज होगी। ठीक है, और लास्ट के जो दो बचे, एक 10वां एक 11वां, इसमें क्या होगा, जैसे आप व्यक्तिगत इंडिविजुअली होंगे या कलेक्टिवली होंगे, यानी सामूहिक रूप से आपको ऐसे काम करने हैं, यानी हमेशा ये कोशिश करने की उत्कृष्ट को हम प्राप्त कर सकें, बेटर से बेटर हो सकें, चाहे हम इंडिविजुअल करें चाहे हम ग्रुप में रह के करें, और ऐसे काम करने जिससे राष्ट्र हमेशा क्या बढ़ सके, नई नई ऊंचाइयों को छू सके, हमेशा आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए आप, लास्ट के दो, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से। ठीक है, व्यक्तिगत ऑब्लिक सामूहिक रूप से उत्कृष्ट को प्राप्त करने का प्रयास, रूप से उत्कृष्ट को
प्राप्त। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, चीजों को इतना ऐसे लेके चलना है कि आप इंडिविजुअली हो या कलेक्टिवली हो, आपको क्या करना है, हमेशा बेटर से बेटर इस राष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास करना है, चाहे आप इंडिविजुअल करें या ग्रुप में रह के करें। और जिससे क्या होगा, जिससे राष्ट्र आगे बढ़ेगा, यानी देश हमारा क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जिससे राष्ट्र क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। ये तो क्या थे, आपके स्टार्टिंग के 10 फंडामेंटल राइट थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको समाहित किया गया था, इसको इंक्लूड किया गया था संविधान में। यही 10 पॉइंट थे। ठीक है, अब कितना आसान है, देखिए आपको ऐसे रटना नहीं है, नॉर्मल 11वां अभी बताता हूं। ठीक है, 11th भी लिख लीजिए, जो 11वां है सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कब जोड़ा गया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत, यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11th जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटी, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को क्या किया, ऐड किया गया। और इसमें क्या कहा गया, जो माता पिता या गार्जियन होंगे, संरक्षक, माता पिता या संरक्षक होंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, 6 to 14 ईयर, ठीक है, के बच्चे, इनको शिक्षा का अवसर प्राप्त करेंगे, बच्चों को शिक्षा का अवसर। ठीक है, बच्चों को शिक्षा का अवसर, शिक्षा का क्या देंगे, इनको अवसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये आपकी कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज थे। अब इनको रटने में ही मत लगे रहना, एक बेसिक आइडिया अपने दिमाग में जनरेट करना, हर पॉजिटिव चीज होगी। बताओ, संविधान का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, इसका तो आप लोग सम्मान करते होंगे। जिसने इस देश को आजादी दिलाई है, उन लोगों को अपने दिल में बसाओ, उनके जो विचार थे उनके अपने दिल में रखना है। ठीक है, या इसके अलावा कोई प्राकृतिक जो हमारा पर्यावरण होता है, वन, झील, नदी वगैरह, इसको आप क्या करना है, सुरक्षित रखना है, सम्मान दिखाना है, सार्वजनिक संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी है। इसके अलावा जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है उसकी आपने क्या करना है, सम्मान करना है, उसको समझना है। और इसके अलावा भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना को हमने आगे बढ़ाना है, जो किसी भी धर्म, जाति या लिंगी इसके आधार पे मतलब कोई भी डिवीजन नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें आप लोग भेदभाव नहीं करेंगे। बाकी माता पिता के क्या कर्तव्य होंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ये सब आपको बढ़ाना है। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, 2-3 बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। पेपर में तो आपको ऑप्शन दिखेगा, साफ साफ दिख जाता है कि हाँ ये मूल कर्तव्य है या नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखना वो कर्तव्य की सीरीज क्या है, जिसमें तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता वाला, जो मैंने बताया, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता, अखंडता को सुरक्षित रखना है। ठीक है, ये तो आज की क्लास थी। आने वाली जो क्लासेस होंगी मैंने उसका शेड्यूल बता दिया है। फिर मिलते हैं, आज के इस क्लास को आज ही तैयार करके लूसेंट से अपने क्वेश्चन भी कर लेना। थैंक यू।